नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत आज देवभूमि के साथ होगी, क्योंकि देवभूमि की सियासत लगातार गर्मा रही है और आज बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। केंद्रीय नेतृत्व ने पहली सूची में 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ने वाले, उनके नाम पर मुहर लग गई। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश भाजपा की ओर से भेजे गए दावेदारों के पैनल पर विस्तार से चर्चा हुई। किसे टिकट मिलना चाहिए, किसका टिकट कटना चाहिए, इस पर विस्तार से सहमति बनी। उसके बाद जो नाम फाइनल हुए उनकी सूची आपके सामने है। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ देहरादून से अजीत कांबोज जुड़ चुके हैं लाइव, और साथ में हमारे सहयोगी उत्तराखंड की सियासत पर बारीकी से नजर बनाए रखते हैं अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक तिवारी, इनको आप अक्सर न्यूज पढ़ते हुए सुनते होंगे। आज ये आपको बताएंगे कि उत्तराखंड की सियासत में किस तरीके का घमासान मचा हुआ है। चलिए सबसे पहले रुख करेंगे देहरादून का अजीत कांबोज। अजीत, खटीमा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री, हरिद्वार से मदन कौशिक चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनावी ताल ठोकने वाले हैं, और ये मुकाबला देखने के लिए बेहद खास होगा। बिल्कुल, आज अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो 59 सीटों पर उत्तराखंड भाजपा ने अपने टिकट जो है प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है नए चेहरे के तौर पर। तो वहीं 10 बड़े चेहरों को यहाँ पर टिकट जिनके थे उनके काटे गए हैं। साफ तौर पर सिटिंग विधायकों के टिकट यहाँ पर काटने एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी, जो महिला भाजपा अध्यक्ष भी है, उनका टिकट यहाँ पर काटा गया है। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, जो अल्मोड़ा से सिटिंग विधायक है, उनका टिकट का यहां पर काटा गया है। तो कुल मिलाकर भाजपा ने तमाम उन चेहरों को तरजीह दी है जो सीधे तौर पर जिताऊ कैंडिडेट हैं, जिनके ऊपर भाजपा पूरा दमखम लगाकर चुनाव में उतरना चाहती है। अब केवल 11 सीटें यहां पर बचती हैं। 11 में डोईवाला सीट की बात की जाए, केदारनाथ सीट की बात की जाए, ये ऐसी सीटें हैं जो चर्चित सीटें हैं, जिनको लेकर अभी काफी पशुपस जैसी स्थिति में उत्तराखंड भाजपा फंसी हुई है। तो इन 11 सीटों पर कौन वो चेहरे होंगे जो जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर होंगे, तो तमाम चेहरों को लेकर भी प्रतीक्षा हो रही है। जी बिल्कुल अजीत, जब मैं वापस आपके पास आऊंगी तो केदारनाथ सीट को लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर के कहा जाता है कि जिसने केदारनाथ सीट जीती उसने उत्तराखंड जीत लिया। चलिए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम अपडेट पर नजर भी बनाए हुए हैं। अभिषेक, क्या लगता है जिस तरीके से सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है, इससे क्या बीजेपी के लिए सही संकेत जाने वाला है? क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब कामकाज ठीक नहीं रहता, ये लोगों की टेंडेंसी है, जनता ये सोचती है कि टिकट तभी काटे जाते हैं जब वो पार्टी अपने काम से संतुष्ट नहीं होती। जी बिल्कुल, मैं शुरुआत करूंगा और मुझे एक शायरी याद आ रही। किसी ने कहा है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन मिलती है तो किसी को आसमान नहीं मिलता। 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 59 उम्मीदवारों का आज ऐलान हो गया है। 59 के बाद 11 बचते हैं और ये 59 की बात करेंगे। 59 लोगों में से गहरा मंथन हुआ है। ये मंथन देहरादून से लेकर दिल्ली तक हुआ है, दिल्ली के बाद फाइनल हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी चीजों को और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 59 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिसमें से जाति समीकरण है, जिसमें विधायक हैं जो काम किए हुए। जिस तरह से हमारे सहयोगी अजीत कांबोज ने जानकारी दी है कि कुछ प्रत्याशियों के टिकट भी काटे गए हैं, जिसमें से 10 वर्तमान विधायक हैं, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, उनके टिकट काटे गए हैं। और कुछ ऐसे दावेदार हैं, जिन ऐसे चेहरे हैं जो काम कर रहे थे इन दिनों, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिली, नए चेहरों को लाया गया है। इसका साफ तौर पर इसका संबंध यही है कि ऐसे प्रत्याशियों को दिया गया है टिकट जो कि जिताऊ प्रत्याशी है। ऐसा कोई भी दाव बीजेपी नहीं खेलना चाहती, जिसकी वजह से बीजेपी इस सूबे में काबिज ना हो पाए और वोट ना पाए, क्योंकि लोगों को वोट उनका पाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात पूजा ये भी है कि जो लोग हैं, क्योंकि अंतर कलह की स्थिति से बीजेपी गुजर रही है, तो आपस में और अपनों को मनाना। अंतर कलह का जिक्र आपने किया है, तो अजीत का रुख मैं वापस से करूंगी। अजीत, क्या लगता है 59 नामों का यहाँ पे जो जिक्र हुआ है, 59 नाम अंतर कलह पर कहीं ना कहीं विराम लगाते नजर आएंगे? और वापस से जो केदारनाथ को लेकर के मैंने सवाल आपसे पूछा था, जिसने केदारनाथ जीता उसने पूरा देवभूमि जीत लिया, तो केदारनाथ में क्या कोई अप्रत्याशित नाम सामने आ सकता है क्या?
बिल्कुल, अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहां पर जो प्रबल दावेदारों के तौर पर जिनके नाम सामने आ रहे हैं उसमें पूर्व विधायक हैं, दोनों ही महिलाएं हैं, आशा नौटियाल और शैला रानी रावत। दोनों ही अपनी दावेदारी जता रही है और जिस तरह की भाजपा सूत्र जानकारी दे रहे थे, लगभग 1 दर्जन दावेदारों ने अपनी प्रस्तुत की है केदारनाथ सीट को देखकर दावेदारी। तो साफ है कि भाजपा हर सीट हर टिकट पर मंथन कर रही है, कौन वहां से संभावित दावेदार होंगे। और जिस तरह की अटकलें हैं कि कोई बड़ा चेहरा या अप्रत्याशित चेहरा हो सकता है जिसको वहां से दावेदारी सौंप सकती है उत्तराखंड भाजपा, इसके चलते ही देरी हो रही है और टिकट भी रोका गया है। तो साफ है कि आने वाले समय में जो भी चेहरा केदारनाथ से होगा वो जिताऊ कैंडिडेट होगा और उस पर ही दाव खेलेगी उत्तराखंड भाजपा। इसके अलावा अन्य अगर सीटों की बात की जाए तो जिस तरह के हमारी बात सहयोगी बता रहे हैं, कई चेहरे ऐसे थे जो लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन एन मौके पर उनका टिकट काटा गया और किसी नए चेहरे को तरजीह दी गई है। लेकिन यहाँ पर तमाम दर्शकों का ध्यान जो है अजीत, मैं लैंस डाउन पर लेकर के जाना चाहूंगी। अभिषेक, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ। लैंस डाउन, दिलीप सिंह रावत जिन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी दी थी संगठन को, लैंस डाउन से उनका टिकट यथावत रखा गया है। क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं इस लिस्ट के जरिए बीजेपी अंतरकलह पर विराम लगाने की कोशिश कर रही है, या संकेत ये देने की कोशिश है कि जो भी अब अड़चने थी वो अड़चने खत्म हो गई हैं और अब हमें संगठन के सूत्र के साथ काम करना है? अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि संगठन बीजेपी जो है वो एक मतलब कुछ कहें कि कुछ समय के लिए दाव नहीं खेलती, वो हमेशा लॉन्ग प्लानिंग होती है। तो संगठन बीजेपी का बहुत मजबूत है और सभी पहलुओं पर ध्यान भी रखा जाता है। जैसे कि आपने कहा कि लैंस डाउन की बात की, उससे पहले मैं आपको बता दें कि जो बीजेपी पार्टी में सरिता आर्या शामिल हुई है, नैनीताल से उनको टिकट दी गई है। सरिता आर्या जो कि महिलाओं के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार महिलाओं की बात कर रही है, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसी तर्ज पर महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए, महिला वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी लगातार अग्रसर है। और दूसरी बात है कि हरक सिंह रावत का जिक्र किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत का नाम भी है। हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के साथ उन्होंने फिर से बगावत किया, कांग्रेस में जाने की उम्मीदें हैं। लेकिन हरक सिंह रावत को लेकर और चर्चाएं इसलिए होती है क्योंकि और लोग हैं, सूबे के लोग भी इन चीजों को और इन गतिविधियों को बारीकी से देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि कल की खबर थी, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले इसी पंचवर्षीय में 4 साल तक लगभग वो सीएम के पद पर थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जेपी नड्डा से उन्होंने लेटर की बात करते हैं और बोलते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव ना लड़ना एक बड़े नेता के, वो भी इस समय जब सत्ता परिवर्तित हो जाती है 5 साल में, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं अंतरकलह से गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास जो संगठन है वो मजबूत है और संगठन हर पहलू पर ध्यान देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस अहम चर्चा पर पार्टिसिपेट करने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ अहम बिंदु हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, समझा और जाना किस तरीके से सियासत करवट ले रही है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए नए चेहरों को विस्तार से तरजीह देना उतना फायदेमंद रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के ठीक पहले उत्तराखंड बीजेपी ने 70 में से 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिनमें से कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो कई सीटों पर प्रबल दावेदारों की जगह नए चेहरों को तरजीह दी गई। वहीं बीजेपी की पहली सूची को लेकर क्या है राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना, वो आपको जानना भी चाहिए और समझना भी। सुनिए। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी इस वक्त हमारे साथ है। 59 सीटों पर टिकटों का ऐलान भाजपा की तरफ से है, किस तरह से देखते हैं सांसद साहब? और लंबा इंतजार था, 59 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, 11 अभी बची हैं। बहुत मंथन के बाद सबको प्रतिनिधित्व देते हुए ये सूची जारी की गई है और इस सूची में नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं, अन्य वर्गों के लोग भी हैं, ओबीसी वर्ग भी है, अनुसूचित वर्ग भी है। तो सबको साथ में लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे को सार्थक करते हुए हम अब की बार 60 पार का नारा सिद्ध करेंगे। कई लोग ऐसे थे जो प्रबल दावेदार थे, उनका टिकट कटा है, वो अब कहीं मन बना रहे अगली रणनीति का, उनको कैसे मैनेज किया जाए? नहीं, प्रबल दावेदार सभी थे, मिलता एक को है, ये सभी जानते भी हैं जो प्रबल दावेदारी करते हैं कि एक को मिलना है। बाकी सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और जिनको नहीं मिला है उनकी पार्टी चिंता करती है, पहले भी किए, आगे भी करेंगे। सरकार बनेगी, निश्चित रूप से उन सबका सहयोग सरकार बनाने में भी रहेगा और बाद में उनकी सहभागिता भी रहेगी।
तो ये थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है आज जो पहली सूची जारी की गई है उसमें 59 प्रत्याशियों को मौका दिया गया है और जिन लोगों के टिकट कटे हैं वो मजबूत लोग थे जिनका पूरा ध्यान आगे आने वाले समय में भाजपा संगठन रखने वाली है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी को परिवार से ही दूसरा झटका मिला। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साढ़ू पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ में उनके साथ कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इनको सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद औरैया के बिधूना से विधायक रहे प्रमोद कुमार गुप्ता ने अखिलेश यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने कहा, अखिलेश यादव ने तो नेताजी को बंधक बना करके रखा हुआ है और समाजवादी पार्टी में तो गुंडों का ही बोलबाला है। कुल मिलाकर आज 11 लोगों ने, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और प्रशासनिक सेवा के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इन सभी का अपने दल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये भरोसा करता हूं कि इनके प्रयास से भाजपा के 2022 के चुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। आज ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। उनके 11 कार्यकारिणी सदस्य यहां आए हैं। स्थान के अभाव के कारण उनके अध्यक्ष और महामंत्री जी को मंच पर स्थान दिया गया है, श्री बिंदुसार पांडे जी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन का पत्र सौंपा है। हम इनके समर्थन को स्वीकार करते हैं। प्रमोद कुमार गुप्ता और प्रियंका मौर्य को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के बाद बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रियंका मौर्य ने जनता टीवी से खास बातचीत भी करी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज कई दलों के नेता बीजेपी ज्वाइन किए हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी परिवार का विस्तार हो रहा है और विस्तार 2022 के चुनाव में हमें मदद करेगा। इस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी में भी कई दलों के नेता जो है उसमें शामिल हुए, बीजेपी के इसमें किस तरीके से अब ज्वाइनिंग हो रही? समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं वो केवल दल बदलू या पद लोलुप हैं, वो कार्यकर्ता नहीं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। मैम, आज आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से मैं, क्योंकि समाज सेविका हूँ, लोगों तक पहुँचूं, मीठी गोली का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लोगों की सेवा करूँ राष्ट्र हित में। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के पोस्टर पर आपका चिंता, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया उसके मैं खिलाफ हूं और मैं कांग्रेस पार्टी से ये अपील करती हूं कि मेरा चेहरा हटाया जाए शक्ति विधान से, क्योंकि सिर्फ मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया है वहां ओबीसी के वोट को, महिलाओं के वोट को और हमारे समाज, कुशवाहा, शाह के, मौर्य, सैनी, सबके वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं ये अपील करती हूँ कि मेरे फेस का इस्तेमाल करना वो बंद करें, क्योंकि जहाँ पे अधिकार देने की बात आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मात्र एक स्लोगन बन के रह गया। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है। तो ये थी प्रियंका मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस के द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पोस्टर पर जिस तरीके से मेरा चेहरा इस्तेमाल किया गया है वो कहीं न कहीं गलत था और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश। तो प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी दंगल जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 7 चरण में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस ने जोरदार तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने 403 सीटों में से 40% सीट महिलाओं को देने का फैसला किया। कांग्रेस ने तीसरे चरण के मतदान के लिए आज अपनी दूसरी सूची जारी की है। 41 प्रत्याशियों की सूची में 16 महिलाओं को तरजीह मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की थी उसमें 50 महिलाओं को तरजीह मिली थी। मेरठ के हस्तिनापुर से अर्चना गौतम और किठौर से बबीता गुर्जर के बाद कांग्रेस ने दूसरी सूची में सिवाल खास से जगदीश शर्मा, सरधना से सईद रियानुद्दीन, मेरठ शहर से रंजन शर्मा, मेरठ दक्षिण से नफीस सैफी और मेरठ कैंट से अवनीश काजला को प्रत्याशी बनाया है।
तो यूपी चुनावों के मद्देनजर चुनावों को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से हाफिज वारिस को प्रत्याशी बनाया गया। तीसरी लिस्ट में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू समुदाय के लोगों को टिकट मिला है। तीसरी सूची में मेरठ के हस्तनापुर से विनोद जाटव, मेरठ शहर से इमरान अंसारी, अलीगढ़ के बरौली से शाकिर अली, बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीट से दिलशाद अहमद, बाराबंकी के रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव, सहारनपुर के नकुर सीट से रिजवान और मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से हाफिज वारिस को प्रत्याशी बनाया गया है। तो विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीति की हवा तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उनके सामने होंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। योगी 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। वो लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की राह चुनी। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जसवंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनके सामने भी अपने प्रत्याशी को चुनावी रण में नहीं झोंकेगी। चलिए, तौकीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, हालांकि चंद्रशेखर रावण ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर के अपने तीखे तेवर दिखाए थे और अब जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है कि उनकी पार्टी चुनाव तो जरूर लड़ने जा रही है, सूची भी जारी कर रही है प्रत्याशियों की, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ वो अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेंगे मैदान में, जिनमें अखिलेश यादव का नाम शामिल है, शिवपाल यादव का नाम शामिल है, ओम प्रकाश राजभर का नाम शामिल है, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। तो इसको मददगार समझा जाए या फिर जो कुछ दिनों पहले उनका अवतार नजर आया था वो अवतार समझा जाए? देखिए, एक टीवी कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने कहा था कि जो है अगर अखिलेश यादव बिना शर्त भी उनको अगर पार्टी में लेते हैं या उनका पार्टी का समर्थन लेते हैं तो वो देने को तैयार है। ये खुले अल्फाज उन्होंने टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था। उसके बाद एक ओम प्रकाश राजभर से भी उनकी एक चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि वो अखिलेश यादव से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर को भी साथ में लिया जाए 2022 के चुनाव में। जो कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो ये तीनों लोग हैं एक दूसरे के पर्यायवाची बनते जा रहे हैं, किसी के कटाक्ष नहीं कर रहे हैं किसी को, खासकर ओम प्रकाश राजभर से पहले उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया था, उसमें शामिल भी थे चंद्रशेखर आजाद। और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं तौकीर की कहीं ना कहीं चुनावों के बाद की राह खुली छोड़ी है यहाँ पर चंद्रशेखर रावण आजाद ने। चलिए, कांग्रेस की भी सूची जारी हो गई है, दूसरी सूची जारी हुई है तौकीर, और इस सूची को किस लिहाज से, किस नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल, आज भी 16 ऐसी महिलाएं जिनको मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनका वादा है 40% महिलाओं को उतारने का, वो जरूर नजर आता है। लेकिन इस 2022 के चुनाव में बहुत मजबूत कांग्रेस नजर नहीं आ रही है और ये भी माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के लिए स्पेस छोड़ती नजर आ रही है। लेकिन जो आम लोग हैं उनसे कनेक्ट जरूर हो रही है, क्योंकि भले ही 2022 में वो सत्ता में ना आ पाए या चुनाव ना जीत पाए, लेकिन जो आम लोग, जैसे आपने देखा कि उन्नाव में जो रेप पीड़ित है उसकी मां को टिकट दिया, इसके अलावा जो और ऐसे जो पीड़ित महिलाएं हैं, औरतें हैं, इसके अलावा हाथरस में जो जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ उसकी मां को भी टिकट देने को उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने फिलहाल मना कर दिया। लेकिन ऐसे जो लोग थे जिनको टच करने की कोशिश की, और इसके अलावा जो एक ऐसे जिले में अगर कोई एक ऐसा शख्स टिकट पाता है तो पूरे जिले में इसका इम्पैक्ट नजर आता है। भले ही वो वोटों में तब्दील नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की जो छवि है वो जरूर उभर के सामने आने वाली है। बिल्कुल, और इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं तौकीर इन चुनावों में कांग्रेस अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करा सकती है। जी बिल्कुल, जो उनका जो अभी टिकट बंटवारे का जितना भी नजर आया है, जितने टिकट उन्होंने बांटे हैं, वो आम लोगों तक ही पहुंचने की कोशिश की गई है कि हर आम आदमी जो है वो पार्टी से कनेक्ट हो सके, वो एक इसके अंदर उम्मीद भरी निगाहों से कांग्रेस को देखे, क्योंकि जो माना जा रहा है कांग्रेस के लिए बड़ा लक्ष्य 2022 में 2024 है, और कहीं ना कहीं उसी की तैयारी के हिसाब से ही कांग्रेस नजर आ रही है कि 2 साल बाद जब वो चुनाव होंगे तो वहां पर जो आम आदमी है वो अपनी पार्टी मानेगी कांग्रेस को।
बिल्कुल। इसी के चलते वो इस तरह के असदुद्दीन फैसले- ओवैसी ने जिस तरीके से अपनी सूची जारी की है तौकीर, वो भी बेहद खास है। कुछ हिंदुओं को उसमें कैंडिडेट बनाया गया है, कुछ मुस्लिम्स को उसमें कैंडिडेट बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी उस क्षेत्र में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते जहां पे उन्हें लगता है कि कोई चांसेस नहीं है। तमाम उन क्षेत्रों में कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं जो ओवैसी है वो अपनी उस छवि से बाहर आना चाह रहे हैं जो उनके ऊपर टैग लग गया है, क्योंकि जो पहली और दूसरी सूची आई उसमें कोई भी एक ऐसा नॉन मुस्लिम चेहरा नहीं था, सारे मुस्लिमों को ही टिकट दिए गए थे। और लगातार इस तरह के आरोप भी लगते हैं ओवैसी के ऊपर कि उसे मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, भले उनके भाषणों में शोषित वंचितों की बात करते हैं, लेकिन टिकटों पे और उनके जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, वो नजर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तीसरी सूची जारी की गई है उसमें साफ संकेत देने की कोशिश की गई है कि वो सभी वर्गों, सभी दलों, जो सभी वर्ग के समुदाय उनको लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से बात कही जा रही है कि वो मुस्लिम भाई इलाकों में ही प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो वहां पर भी जो अंदर खाने की जो सब खबरें हैं, वहां पर जो लोग बहुत ज्यादा ओवैसी को इसी वजह से पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वो वन साइडेड पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, और जब बड़े इश्यूज आते हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे वो बोलते ही नहीं है। और बाकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा आ जाता है या किसी में पोलराइजेशन का मुद्दा आता है, वहां पर ओवैसी बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ओवैसी की वो छवि जो बनाना चाह रहे हैं एक सशक्त नेता के तौर पर, वो नहीं बन पा रही है, क्योंकि सभी समुदाय और वर्गों को अगर नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपने देखा, समझा और जाना किस तरीके से तमाम रण अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रहे हैं और ये चुनावी रण पूरा सज के तैयार हो रहा है धीरे धीरे आगामी चुनावों के लिए, आपके लिए, कि आप बेहतर चुनाव कर सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की, तो कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में रायबरेली सदर की कांग्रेसी विधायक अदिति सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो लंबे समय से पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर में थी। उन्होंने बीते दिनों राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के फैसले के खिलाफ मतदान किया था। तो अदिति सिंह के लगातार बगावती तेवर नजर आ रहे थे। सोनिया को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अदिति सिंह ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और वो तेवर आज नतीजों में तब्दील हो गए। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल जेल में बंद 7 किसानों से मिलेंगे राकेश टिकैत। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, टिकुनिया मामले में 7 किसान जेल में बंद हैं। इन किसानों के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम 22 जनवरी को मृत किसानों के परिवारों से भी मिलेंगे राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत साफ तौर पर बगावती तेवर अपनाते हुए, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यक्रम प्लान हो रहे हैं, चुनाव नजदीक आते आते वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि चल क्या रहा है और कहना क्या चाहते हैं राकेश टिकैत। बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।